29 साल इतने लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान को किसी तरीके से एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका दिया गया। इस मौके पर शाइन करके पाकिस्तानी टीम एक एग्जांपल सेट कर सकती थी, खुद की रेपुटेशन बना सकती थी और एक नए एरा की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट में क्या करा? इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी कि सिर्फ 5 दिन में वो टूर्नामेंट के बाहर हो गए। एक टीम जिसके पेस बॉलिंग अटैक से पूरी दुनिया के बैटर्स डर के मारे कांपते थे। आखिर वो टीम आज इतने बुरे तरीके से कैसे गिर गई है कि इनके प्लेयर्स दुनिया भर के लिए एक मजाक बन चुके हैं। माइंड यू, ये वही टीम है जिसने 1992 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में टैलेंट की कमी है। तो आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी क्रिकेट बिल्कुल अपने रॉक बॉटम पे आकर गिर चुकी है? मैं आपको इसका ऑनेस्ट जवाब दूं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है जिसकी तरफ हम पिन पॉइंट कहकर कह सकें कि यार इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ है। बल्कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक खिचड़ी बन चुका है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। करप्शन, ये एक वर्ड याद रख लो क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन तो यही है। करप्शन पैसों का, करप्शन सोच का और करप्शन सिलेक्शन का। पाकिस्तान क्रिकेट के हर कोने में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो पाकिस्तान या फिर क्रिकेट के फायदे से पहले अपना फायदा देखते हैं। और जब मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स तक हर कोई अपने शॉर्ट टर्म गेम्स पे फोकस करने लगा तो ऑब्वियस था कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस ही नीचे जानी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत तो पिछले 20 साल के मल्टीपल स्कैंडल्स ही हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। ये स्कैंडल्स इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं इनकी डिटेल में वीडियो बनाने लगा तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी। पर फिर भी मैं आपको कुछ इनफेमस इंसिडेंट्स के बारे में बता देता हूँ। 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स शामिल थे। फिर 2007 में पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की अनटाइमली डेथ ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। 2010 में शाहिद अफरीदी का बॉल टैंपरिंग स्कैंडल, 2006 में इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉल टैंपरिंग स्कैंडल और 2017 का पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। ये कई सारे इंसिडेंट्स में से सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी। जब हर कुछ सालों में ऐसे स्कैंडल्स और इंसिडेंट सामने आने लगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी ही मडल्ड होने लगी और एक जीतने वाली टीम की जगह एक करप्टेड और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम सामने आने लगा। जब प्लेयर्स के बीच ईमानदारी और इंटीग्रिटी ही ना हो तो किसी भी स्पोर्ट में लॉन्ग टर्म सक्सेस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के डाउनफॉल का एक और बड़ा रीजन है उनका मैनेजमेंट। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो मैनेज से ज्यादा मिसमैनेज करता है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लिंक्ड है वहां की रूलिंग पार्टी से, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में एक नई सरकार आती है तो वो सबसे पहले आते ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बदलते हैं और अपना आदमी इस पोजीशन पर बैठा देते हैं। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए वहां के पॉलिटिशियंस की पूरी कोशिश रहती है कि उनका क्रिकेट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे और चीजें उन्हीं के हिसाब से हों। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पीसीबी के चेयरमैन की पोजीशन पर कई ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जिन्हें ना तो क्रिकेट की कोई खास समझ होती है और ना ही ये क्रिकेट बोर्ड को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म गेम्स पे फोकस करते हैं और बस उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी इस बोर्ड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और फिर निकल लो। इस अप्रोच का पाकिस्तान क्रिकेट पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा ही डिजास्टर्स इफेक्ट होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लोगों के सामने आया 2021 में, जब तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बनाया। एंड ऑल तो रमीज राजा खुद एक क्रिकेटर रह चुके थे, लेकिन एक क्रिकेट बोर्ड को कैसे रन करते हैं इसका ना तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस था और ना ही फ्यूचर का कोई विजन। उनके पास थी तो सिर्फ अपनी ईगो, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने इतने सारे क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। इतना डैमेज जिसको रिवर्स करने में कई साल लग जाएंगे। उनके सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक था पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस को इंट्रोड्यूस करना। ड्रॉप इन पिचेस यूजुअली ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यूज होती हैं जहां पर मल्टीपर्पज स्टेडियम्स होते हैं। रमीज राजा का प्लान था कि अगर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस बनाएंगे तो प्लेयर्स उन कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएंगे और फॉरेन टूर्स पर बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये आइडिया प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरी तरह फेल हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट, सॉइल और पिच मेंटेनेंस सिस्टम्स बिल्कुल अलग हैं। रिजल्ट ये निकला कि ना सिर्फ पिचेस बेकार बनी बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में आकर उन्हीं की पिचेस पर पाकिस्तान को हरा भी दिया। उनके हारने का नुकसान तो था ही, लेकिन साथ ही ड्रॉप इन पिचेस लाने में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उनका नुकसान भी हुआ। एक क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रहा था वो इस तरीके के इर्रेस्पॉन्सिबल खर्चे करे उसको शोभा नहीं देता। देखो, बजट की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमेशा से ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रमीज राजा ने अपनी पसंद का कोचिंग स्टाफ अपॉइंट किया जो कि मोस्टली फॉरेन कोचेस थे, जिनके चार्जेस पाकिस्तानी कोचेस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थे। जब ये कोचेस भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो पुराना सिस्टम भी खत्म हो गया और पैसे भी बर्बाद हुए।
रमीज राजा का एक और क्वेश्चनेबल डिसीजन था पीएसएल को इग्नोर करके एक नई T20 जूनियर लीग शुरू करने की कोशिश करना। जब ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश लीग चल रही थी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को स्टेबल बना रही थी, तब एक नई लीग शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं था। और इस लीग की बात करूं तो इस लीग की प्लानिंग इतनी बेकार थी कि एक 10 साल का बच्चा भी इससे अच्छी स्ट्रैटेजी बना ले। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई वन ऑफ मिस्टेक्स नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैटर्न का पार्ट है। जब जब पाकिस्तान में सरकार बदलती है, तब तब पीसीबी का चेयरमैन भी बदल जाता है और एक नया चेयरमैन आकर नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर से यही पैटर्न रिपीट होता है। इस पूरे प्रोसेस में सरकार को भी फायदा होता है, चेयरमैन को भी फायदा होता है और सिर्फ अगर किसी को नुकसान होता है तो वो होता है पाकिस्तान क्रिकेट को। ऑन द कॉन्ट्ररी, दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में बीसीसीआई का चेयरमैन चेंज होता है तो उससे टीम स्ट्रैटेजी या टीम के सिलेक्शन पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्रिकेट बोर्ड का काम आइडियली सिर्फ मैनेजमेंट होता है, ना कि टीम के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस मैक्सिमम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो कई ऐसी चीजों में भी टांग अड़ाने लगते हैं जिनमें नहीं अड़ानी चाहिए और इसीलिए कई बार सिचुएशन उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। और इन सब के अलावा पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खुद पाकिस्तान। सिक्योरिटी इश्यूज के चलते पिछले एक डेकेड में दुनिया की कोई भी बड़ी टीम उनके देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का रेवेन्यू पिछले 10 सालों में ड्रास्टिकली गिर गया है और जब उनका रेवेन्यू गिरा तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी गिरी और जब इन्वेस्टमेंट गिरी तो उनकी परफॉर्मेंस भी गिरने लगी। ये एक विशियस साइकिल जैसा है जो पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे ढकेलता जा रहा है। जब तक ये अपने सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक पाकिस्तानी क्रिकेट सर्वाइवल मोड में ही चलेगा और तब तक ग्रोथ तो भूल ही जाओ। यहीं पे मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेट की एक और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से तो किसी भी देश के स्पोर्ट के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। आप शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बहुत माफिया जैसा नेटवर्क चलता है पीआर एजेंट्स और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज का। बेसिकली एक पीआर एजेंसी होती है जो प्लेयर्स को साइन करती है और उनकी ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप्स और उनके फाइनेंसेस को हैंडल करती है। ऐसे में एक प्लेयर का और एजेंट का एक बड़ा ही क्लोज सा रिलेशन बन जाता है, क्योंकि इस प्लेयर के सारे फाइनेंसेस, सारा पैसा, सारी स्पॉन्सरशिप, सारी ब्रांड डील्स इस एजेंसी के थ्रू ही आती है। ऐसे में प्लेयर बिल्कुल मनी माइंडेड और इमेज कॉन्शियस हो जाता है, जहां वो अपने करियर के सारे डिसीजंस इस एजेंट से कंसल्ट करके ही लेता है कि अगर मैं अपने करियर में कोई भी डिसीजन लूंगा तो उससे मेरी ब्रांड वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, उससे मेरी स्पॉन्सरशिप्स पे क्या असर पड़ेगा, ब्रांड डील्स पे क्या असर पड़ेगा। और ऐसे में प्रॉब्लम तब आती है जब एजेंट इसके बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को तो इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ ही इसके क्रिकेट से रिलेटेड डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर एक एजेंट पाकिस्तान टीम के कैप्टन को साइन कर लेता है, तो ये एजेंट इस कैप्टन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कौन से प्लेयर्स को टीम में सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर कौन से प्लेयर्स से ओपनिंग करानी चाहिए। और ऐसे में जब एक ही एजेंट मल्टीपल प्लेयर्स को साइन कर लेता है, तो इस एजेंट की कोशिश रहती है कि इसके साइन किए गए हुए सारे प्लेयर्स ही टीम में सेलेक्ट हों, टीम में खेलते हुए दिखें, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। तो इस तरह के मॉडल को सपोर्ट करने के चक्कर में एजेंसी टीम के सारे बड़े प्लेयर्स को साइन कर लेती है, उन्हें अच्छा पैसा देती है और एक माफिया जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। ऐसे में एजेंसी टीम के हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने लग जाती है और जब एक टीम के की डिसीजंस ही आउटसाइड इन्फ्लुएंस से लिए जाने लगे, तो इस पूरी टीम की प्रायोरिटी जीतना नहीं बल्कि पैसा बन जाती है। और जिस टीम की प्रायोरिटी ही जीतना ना हो, वो तो हारेगी। जैसे आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो पाकिस्तान में एक एजेंसी है साया कॉर्पोरेशन के नाम से, जो पाकिस्तान टीम के बड़े प्लेयर्स को मैनेज करती है। और ऐसे में होने ये लगा है कि पाकिस्तान की टीम के नए प्लेयर्स का सिलेक्शन नॉर्मल रूट से हटकर इस एजेंसी के रूट से होने लगी है, जहां पर टैलेंट से ज्यादा पैसे की वैल्यू की जाती है। और ये बात एक नेशनल टीम के लिए कितनी डिजास्टर्स हो सकती है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इसका एक गहरा नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी हुआ है, जहां डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती। और जब एक क्रिकेटिंग नेशन के डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो उस देश का टॉप लेवल क्रिकेट भी क्रम्बल करने लग जाता है। और पाकिस्तानी क्रिकेट में फेवरेटिज्म के इंस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां उन्हीं प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है जिसकी कोच से ज्यादा बनती है, जिसकी कैप्टन से ज्यादा बनती है। और कुछ सिनेरियोज में तो ऐसा भी होता है कि अगर कैप्टन को दिखता है कि यार ये प्लेयर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और शायद ये फ्यूचर में मेरी जगह ले लेगा, तो इनसिक्योरिटी के चक्कर में कैप्टन उसे सेलेक्ट ही नहीं करता। आपको मेरी बातें सुनने में बहुत मैच्योर और अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये सभी बातें पाकिस्तानी क्रिकेट का आज सच बन चुकी हैं। फिर चाहे वो कोई बायलैटरल सीरीज हो या फिर आईसीसी टूर्नामेंट हो, ओपोनेंट इंडिया हो या फिर नीदरलैंड्स हो, इनकी वही सिमिलर सी स्क्वाड है जो हर फॉर्मेट में हर जगह खेलती हुई दिखती है। हेल्दी रोटेशन नहीं होती और साथ ही यही जो सेम प्लेयर्स हैं ये ओवरवर्क हो जाते हैं और बहुत जल्दी एग्जॉशन की तरफ चले जाते हैं और फिर इनकी पीक परफॉर्मेंस अनलॉक ही नहीं हो पाती। इन सारी प्रॉब्लम्स का नतीजा ये होता है कि एक टीम जो कभी नेचुरल टैलेंट और अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती थी, आज सिर्फ पॉलिटिक्स, लॉबिंग और पीआर गेम्स के लिए जानी जाती है। असल बात यह है कि जब तक एक क्रिकेट बोर्ड करप्ट हो, मैनेजमेंट अनस्टेबल हो और प्लेयर्स का फोकस पीआर और पर्सनल गेन्स की तरफ ज्यादा हो, तब तक कोई भी टीम सक्सेसफुल नहीं बन सकती।
और पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक वक्त पर लेगेसी थी, इमरान खान की फाइटिंग स्पिरिट, वसीम अकरम और वकार यूनिस का डेडली पेस अटैक, इंजमाम उल हक का मिडिल ऑर्डर प्ले, वो सब अब हिस्ट्री बन चुका है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट एक रियलिटी शो जैसा बन चुका है जिसमें हर हफ्ते सिर्फ नए नए ट्विस्ट आते हैं। कभी किसी कोच को हटा दिया जाता है, कभी किसी कैप्टन की कुर्सी छीन ली जाती है और कभी एक नए टैलेंट का करियर पॉलिटिक्स की वजह से बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेरा सवाल तो यही है कि क्या आपके हिसाब से ये टीम वापस से अपनी वो पीक ग्लोरी हासिल कर सकती है? क्या वापस से 1992 और 2017 जैसी परफॉर्मेंसेस दे सकती है, या फिर ये जो डाउनफॉल अभी चल रहा है ये डाउनफॉल और गहरा होने वाला है? तो दोस्तों यही थे मेरे हिसाब से कुछ रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का एक तगड़ा डाउनफॉल चल रहा है। मेरी तो वैसे यही उम्मीद है कि पाकिस्तानी क्रिकेट किसी तरीके से एक वापस कमबैक करे ताकि ये दूसरी टीम्स को टक्कर दे पाए, हमारी इंडियन टीम को टक्कर दे पाए, क्योंकि तभी तो इनके मैचेस देखने में मज़ा आता है जब हमारी टीम इनकी तगड़ी टीम को लतेड़ के हराती है। क्योंकि जब क्रिकेट में तगड़ा कंपटीशन होगा तभी क्रिकेट का लेवल बढ़ेगा, तभी स्पोर्ट का लेवल बढ़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो, इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एक आध कमेंट्स कर दो और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।